हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि दिसंबर मंथ के हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर जरूर देखें। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, When is इंटरनेशनल बैंक डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंटरनेशनल बैंक डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर इज द राइट आंसर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन December 4 टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलेटरल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स इन फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, यानी कि सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन ऑल्सो ऑब्जर्व द डे इन रिकॉग्निशन ऑफ विटल रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन मेंबर स्टेट इन कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाता है। In 2019, the United Nations General Assembly designated December 4th as the International Day of Banks. It is celebrated for the first time in 2020, यानी कि 2020 में पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? ये सन 2020 में पहली बार मनाया गया था और इस बार ये दूसरी बार मनाया गया है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल बैंक डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched महिला मित्र प्लस अ सेविंग स्कीम फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए बचत योजना महिला मित्र प्लस किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये लॉन्च की गई है फेडरल बैंक के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड ए फीचर रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है महिला मित्र प्लस। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है महिला मित्र प्लस, जो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है महिलाओं के लिए बचत योजना। नाम है महिला मित्र प्लस। द सेविंग स्कीम इज कॉल्ड महिला मित्र प्लस एंड प्रोवाइड्स क्यूरेटेड सेट ऑफ फीचर्स डिजाइन टू मेक फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इजी फॉर वुमेन, यानी कि बचत योजना को महिला मित्र प्लस नाम दिया गया है और यह सुविधाओं का एक क्यूरेटेड सेट प्रदान करता है जिसे महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्पेशल फीचर्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट एंड हाउसिंग लोन्स, प्रोसेसिंग फी वेवर फॉर होम लोन्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस कवर, यानी कि विशेष सुविधाओं में आवास ऋण पर विशेष अधिमान्य ब्याज दरें, गृह ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफी, मानार्थ और अनुकूलित बीमा कवर भी इसमें शामिल हैं। बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक फाउंडेड इन 23 अप्रैल 1931, हेडक्वार्टर है एलोवा केरला में, एमडी सीईओ है श्याम श्रीनिवासन और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ये किसकी बात हो रही है? ये फेडरल बैंक की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसी भी बैंक के रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर से याद कर लेना है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has announced the launch of first private infinite the country first ever standalone metal debit card in partnership with Visa, यानी कि किस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी लॉन्च करने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने की है? ये की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज द
राइट आंसर। IDFC फर्स्ट बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट द कंट्री फर्स्ट एवर स्टैंडअलोन मेटल डेबिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीजा। IDFC फर्स्ट बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में देश का पहला स्टैंडअलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। किसके साथ की है? वीजा के साथ साझेदारी में की है। First Private Infinite is a lifetime free card designed specifically for customers who are part of the bank first private program, प्रीमियम सेविंग एंड वेल्थ ऑफरिंग। यानी कि फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है जो विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो बैंक के फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम, प्रीमियम सेविंग्स और वेल्थ ऑफरिंग का हिस्सा है। बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। तो CEO है वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और फाउंडेड इन अक्टूबर 2015। किस बैंक की बात हो रही है? IDFC फर्स्ट बैंक की। और जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लाइन बाय लाइन कंटेंट को पढ़िए, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़ सकता है, क्योंकि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेंट से भी और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has recently listed in $650 million green bonds simultaneously on the India International Exchange India INX and the Luxembourg Stock Exchange LUXI? यानी कि किस बैंक ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया INX और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। SBI इज द राइट आंसर। State Bank of India listed its $650 million green bond simultaneously on India International Exchange and the Luxembourg Stock Exchange। यानी कि SBI ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। The dual listing in line with 2021 topics of World Investor Week Sustainable Finance as indicated by the regulatory body International Financial Service Centers Authority यानी कि IFSCA। ये दोहरी लिस्टिंग जो है वो विशेष निवेशक सप्ताह, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक या WIW, सतत विविध के 2021 यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस के विषय के रूप में, जैसा कि नियामक संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA द्वारा इंगित है। इंडिया INX हैज नाउ इमर्ज्ड एज द लीडिंग बॉन्ड लिस्टिंग वेन्यू विद ओवर $33 बिलियन। यानी कि इंडिया INX अब $33 बिलियन से अधिक के साथ एक अग्रणीय बॉन्ड लिस्टिंग स्थल के रूप में उभरा है। तो फ्रेंड्स, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लोन हैज बीन approved by the ADB to help the government of India to improve the quality of the country's school education। यानी कि भारत सरकार को देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन दिया है कंट्री को, यानी कि इंडिया को, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार यानी कि इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? तो कितना दिया है? $500 मिलियन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, $500 मिलियन। The Asian Development Bank has approved a $500 million loan to the government of India to help improve the quality of the country's school education and mitigate the impact of COVID-19 pandemic on students' learning। यानी कि ADB ने देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। कितना अमाउंट है? 500 मिलियन। और क्यों दी है? तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, यानी कि गवर्नमेंट को दिया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंट्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, कितना अमाउंट है? 500 मिलियन। किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लोन सपोर्ट्स द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन and the new exemplar school initiative of the Ministry of Education to improve education quality by focusing on inclusive and equitable learning outcomes। यानी कि यह ऋण स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना और शिक्षा मंत्रालय की नई अनुकरणीय स्कूल पहल का समर्थन करता है ताकि समावेशी और न्याय संगत सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रदीप शाह, फाउंडर ऑफ इंडिया एशिया फंड एडवाइजर, हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ NARCL। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NARCL? यानी कि हाल ही में इंडिया एशिया फंड एडवाइजर के संस्थापक प्रदीप शाह को NARCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NARCL का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फुल फॉर्म है NARCL की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कौन बने हैं इसके चेयरमैन? इसके बने हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह, द फाउंडर ऑफ इंडिया एशिया फंड एडवाइजर, हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द NARCL। फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। On an MBA from Harvard and CA is credited for establishing India's first and largest housing finance company HDFC and rating from firm CRISIL। यानी कि इंडिया इन एशिया फंड एडवाइजर के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हार्वर्ड से MBA और CA भारत की पहली और सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी HDFC रेटिंग फर्म क्रिसिल की भी स्थापना में उनका योगदान रहा है। किसकी बात हो रही है? प्रदीप शाह की, जो NARCL के अभी चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। तो RBI ने निम्नलिखित में से किसे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागेश्वर राव वाई इज द राइट आंसर। नागेश्वर राव वाई। RBI superseded the board of directors of Reliance Capital Limited, a non-banking financial company, by exercising its power conferred under Section 45 IE of the RBI Act 1934। यानी कि RBI ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल को RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 IEE के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके हटा दिया है और नए कौन बने हैं? नागेश्वर राव। RCL is promoted by Anil Dhirubhai Ambani Reliance Group. In this regarded, the Apex Bank has appointed Nageshwar Rao Y as the administrator of company under Section 45 IE of the RBI Act. The reason behind this is default made by RCL for various debt obligation, payment and serious governance concern। यानी कि RCL को अनिल धीरूभाई अंबानी का रिलायंस समूह प्रवर्तित करता है और इस संबंध में शीर्ष बैंक ने नागेश्वर राव वाई को RBI अधिनियम की धारा 45 IEE के तहत कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की। तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के CEO हैं जय अनमोल अंबानी और हेडक्वार्टर है इसका सैंक्रूज मुंबई में और इसके फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी, फाउंडेड इन 5th of March 1986। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has signed an agreement with USA International Limited for empowering women entrepreneurs by providing financial assistance? यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने USA इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज द राइट आंसर। SBI has signed an agreement with USA International Limited for empowering women entrepreneurs by providing financial assistance. The financial assistance will be provided under the joint liability group model.
यानी कि एसबीआई ने वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त देयता समूह मॉडल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो किस बैंक ने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। एसबीआई ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ जब भी एसबीआई का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इनको ढंग से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट पेमेंट हैज क्रॉस्ड ए माइलस्टोन ऑन डिप्लॉइंग 10,000 white label ATMs, which was called as India's first ATM India One Payment Limited founded dash। यानी कि इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स ने 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम को तैनात करके एक मील का पत्थर पार कर लिया है, जिसे इंडिया फर्स्ट एटीएम्स कहा जाता है। और इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स लिमिटेड ने डैश की स्थापना की। तो कब इसकी स्थापना की है? ये की है 2006 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 इज द राइट आंसर। तो इंडिया फर्स्ट पेमेंट है क्रॉस्ड ए माइलस्टोन ऑफ डिप्लॉइंग 10,000 white label ATMs, which was called as India First ATMs. India First Payment is IPO bound and is promoted by the BankTech Group of Australia। यानी कि इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स ने 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम को तैनात करके एक मील का पत्थर पार कर लिया है, जिससे इंडिया फर्स्ट एटीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इंडिया फर्स्ट एटीएम। और इंडिया वन फर्स्ट पेमेंट आईपीओ के लिए बाध्य है और इसे बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। It was formerly known as BTI Payments. India first ATM has been the second largest white label ATM brand on semi-urban and rural areas. With the deployment of 10,000 ATM, India First Payments has become the largest player in this segment. तो इससे पहले यह BTI पेमेंट्स के नाम से जाना जाता था और इंडिया फर्स्ट एटीएम अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा व्हाइट लेबल एटीएम ब्रांड बन गया है। और 10,000 एटीएम की तैनाती के साथ इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स इस सेगमेंट में सबसे बड़ा खिलाड़ी भी बन गया है। बात कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स लिमिटेड की। तो ये फाउंडेड इन 2006, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। किसकी बात हो रही है? इंडिया फर्स्ट पेमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC हैज रिसेंटली granted approval to LIC to hold 9.99% stake in which private bank। यानी कि LIC ने हाल ही में LIC को किस निजी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो दी है कोटक महिंद्रा बैंक को। किसको दी है? कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। द RBI हैज गिवन इट्स अप्रूवल ऑफ LIC to LIC to raise its stake in private lender Kotak Mahindra Bank to 9.99%. Currently LIC hold 4.96% stake in the private lender। यानी कि आरबीआई ने निजी ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 9.99% करने के लिए LIC को अपनी मंजूरी दे दी है। वर्तमान में LIC के पास निजी ऋणदाता में 4.96% की हिस्सेदारी है। कितना कर दिया है? बढ़ा के 9.99% कर दिया है। और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन इंटीमेशन फ्रॉम LIC stating that the RBI had granted its approval to LIC for increasing its holding in the bank up to 9.99% of the paid up equity share capital of the bank। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को LIC से एक सूचना मिली है जिसमें कहा गया है कि RBI ने बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी को 9.99% तक बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC को अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched India first credit card made from recycled PVC plastic? यानी कि किस बैंक ने पुनर्नवीनकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है HSBC बैंक ने। किस बैंक ने किया है? HSBC बैंक ने किया है।
HSBC India has launched India's first credit card made from recycled PVC polyvinyl chloride plastic. The card have been introduced in a partnership with global card manufacturer IDMIA to gradually eliminate single-use PVC plastic. यानी कि HSBC इंडिया ने पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और कार्डों को वैश्विक कार्ड निर्माता IDMIA के साथ साझेदारी में पेश किया गया है ताकि धीरे धीरे एकल उपयोग वाले PVC प्लास्टिक को खत्म किया जा सके। अदर पॉइंट है, द कार्ड्स आर मेड फ्रॉम 85% recycled plastic and each card will save 3.18 ग्राम of plastic waste in addition to helping lower overall carbon emission। यानी कि कार्ड जो है वो 85% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने हैं और प्रत्येक कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को भी बचाएगा। बात कर लेते हैं HSBC इंडिया की। तो HSBC इंडिया फाउंडेड इन 1853, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और इसके CEO हितेंद्र देव। सही आंसर क्या हो जाएगा? हितेंद्र दवे जो है वो इसके HSBC इंडिया के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which general insurance company has partnered with Tropogo for the distribution of a drone insurance product? यानी कि ड्रोन बीमा उत्पाद के वितरण के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी ने ट्रोपोगो के साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Bajaj Allianz General Insurance Company. Bajaj Allianz General Insurance announced its partnership with deep tech startup Tropogo for the distribution of a drone insurance product. With this, Bajaj Allianz General Insurance becomes the fourth insurer to offer drone cover. यानी कि Bajaj Allianz General Insurance ने ड्रोन बीमा उत्पाद के वितरण के लिए डीप टेक स्टार्टअप ट्रोपोगो के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है और इसके साथ बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ड्रोन कवर देने वाला चौथा बीमाकर्ता बन गया है। HDFC Jio was the first insurer to launch a drone insurance cover in June 2020, followed by ICICI Lombard in August 2021 and Tata AIG last month। यानी कि HDFC Jio जून 2020 में ड्रोन बीमा कवर लॉन्च करने वाला पहला बीमा करता था। इसके बाद अगस्त 2021 में ICICI लोम्बार्ड और पिछले महीने टाटा AIG था। बात कर लेते हैं बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस की। तो फाउंडेड इन 2001, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, CEO और MD हैं तपन सिंगल। किसकी बात हो रही है? बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The RBI has recently increased the cap on promoters' stake in private bank to -% of the paid-up voting equity share capital of the bank। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निजी बैंक में प्रमोटरों की हिस्सेदारी पर बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी का -% बढ़ा दिया है। तो वो बढ़ा दिया है 26%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26%। RBI has formed internal working group in June 2020 that review the extant guidelines on ownership and corporate structure for Indian private sector banks। यानी कि भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों को स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना पर मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए RBI ने जून 2020 में एक आंतरिक कार्य समूह यानी कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप IWG का गठन किया था। The IWG had 5 members of Sri Mohan Yadav as the governor. The IWG has made 33 recommendations to RBI. Now RBI has accepted 21 recommendations out of these 33. IWG के संयोजक के रूप में श्री मोहन यादव के साथ 5 सदस्य थे और IWG ने RBI को 33 सिफारिशें भी की थी। अब RBI ने इन 33 में से 21 सिफारिशों को स्वीकार किया है। तो फ्रेंड, अदर इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। ये पॉइंट्स आप जरूर पढ़िए, लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड
monetary penalty of rupees 1 crore on which bank for holding share in borrower companies of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of those companies। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30% से अधिक की उधारकर्ता कंपनियों में शेयर रखने के लिए 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, SBI। The RBI has imposed a monetary penalty of rupees 1 crore on the State Bank of India for violating subsection of section 19 of the Banking Regulation Act 1949। यानी कि RBI ने SBI पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 की उपधारा का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप देख सकते हैं। SBI हैव शेयर द बोरोवर कंपनीज ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% ऑफ द पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज। यानी कि SBI ने उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30% से अधिक की उधारकर्ता कंपनियों में शेयर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OYO कंपनी हैज अपॉइंटेड whom as its strategic group advisor। यानी कि ओयो कंपनी ने किसे अपना रणनीतिक समूह सलाहकार नियुक्त किया है? वो किया है रजनीश कुमार। ऑप्शन डी, रजनीश कुमार इज द राइट आंसर। IPO bound hospitality unicorn OYO Hotels and Homes has appointed Rajneesh Kumar, former chairman of State Bank of India, as strategic group advisor। यानी कि IPO bond hospitality unicorn OYO Hotels and Homes ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को रणनीतिक समूह सलाहकार नियुक्त किया है। तो ये SBI के पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार। In his role, Kumar will advise OYO management on short-term and long-term strategy, regulatory and stakeholder engagement, and enhancing the brand of the company globally। तो अपनी भूमिका में जो रजनीश कुमार OYO के MD, प्रबंधन और अल्पकालिक दीर्घकालिक रणनीतिक नियामक और हितधारक जुड़ाव तथा वैश्विक स्तर पर कंपनी के ब्रांड को बढ़ाने की सलाह देंगे। रजनीश कुमार इज करेंटली ए पार्ट ऑफ बोथ HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटर कॉर्प एंड भारत पे। किसकी बात हो रही है? रजनीश कुमार की। ये है पिक्चर में रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD has projected India's economic growth forecast at dash for financial year 2022। यानी कि OECD ने वित्त वर्ष 2012 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान डैश रहने का अनुमान लगाया है। कितने परसेंट? 9.4% लगाया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जितनी भी GDP प्रोडक्शन कंपनीज हैं ये टाइम पे चेंज होती रहती हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाएं मेरा करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9.4%। OECD सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैथियास कोमेन और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फाउंडेड इन 30 सितंबर 1961। नेक्स्ट है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज प्रोजेक्टेड इंडिया फाइनेंशियल ईयर 22 GDP ग्रोथ फोरकास्ट एट डैश। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कितना लगाया है भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 में GDP विकास पूर्वानुमान? वो लगाया है 9.4%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 9.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS रिवाइज फाइनेंशियल ईयर 2023 फोरकास्ट टू डैश। DBS ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के विकास पूर्वानुमान को डैश में संशोधित किया है। वो है 7%। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एट डैश। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2012 के लिए, फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2022 के लिए, यहाँ पे मिसिंग है, ये 2022 होगा, 22 के लिए भारत की GDP को डैश पर अनुमानित किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 9.5% इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज हमने पार्ट 1 कवर किया है दिसंबर बैंकिंग का, और हम जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।